दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। तभी एक बेंटले कॉन्टिनेंटल कार उसके सामने आकर रुकी, ठीक उसी समय जब वह और साक्षी बिल्डिंग से बाहर निकले। कार की खिड़की खुली और हर्षित दिखाई दिया, जिसने ठंडे स्वर में कहा, अंदर आ जाओ। निखिल तुरंत आंखें खोलकर मुड़ा और अविश्वास से हर्षित को घूरने लगा। वाह, एक बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी की कीमत 6 मिलियन से ज्यादा है। क्या तुमने लॉटरी जीत ली है या कुछ और? साक्षी ने कार के किनारे को श्रद्धापूर्वक छुआ। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। अंदर आ जाओ, हर्षित ने भौहें सिकोड़ते हुए दोहराया। निखिल ने जल्दी से पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसकी उंगलियां वाहन के आलीशान इंटीरियर के हर डिटेल को छू रही थीं और वह विस्मय से चिल्ला रहा था, अपने हाथ अपने पास रखो। तुमने जो पैसे खोए हैं वे इस कार को खरीदने के लिए लगभग पर्याप्त हैं, हर्षित ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर निखिल एकदम से शांत हो गया। मैं अकेला नहीं था जिसने पैसे गंवाए। हर्षित ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें यह कार कैसे मिली? साक्षी ने पूछा। मैंने इसे उधार लिया था, निखिल ने मुंह बनाया। कौन इतना अमीर होगा कि तुम्हें एक लग्जरी कार उधार दे? लावण्या, हर्षित ने जवाब दिया। यह सुनकर साक्षी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? वह तुम्हें यह कार क्यों उधार देगी? मैं उसका बॉडीगार्ड हूं। साक्षी ने इस जानकारी के बाद तुरंत रुचि खो दी और अपनी सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अरुचि का भाव था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो अब तुम बॉडीगार्ड बन गए हो? निखिल ने लंबी आह भरी। मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन क्या तुम्हारे और नंदिनी के बीच कुछ नहीं बचा है? तुम उसे जाने क्यों नहीं देते? अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे अपनी शादी से आजाद कर देना चाहिए। तुम्हारे साथ रहने से उसे सिर्फ तकलीफ होगी। इसके अलावा हरिओम उसे पसंद करता है और सबसे जरूरी बात, वह इतना अमीर है कि उसे बेहतर जिंदगी दे सकता है। हर्षित ने निखिल की ओर एक रहस्यमयी नजर डाली। निखिल को अचानक ऐसा लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई है। वह पूरी तरह से चुप हो गया। हर्षित के साथ क्या हो गया है? वह एक जॉम्बी की तरह इमोशंस से रहित हो गया है और अब वह घमंडी भी लगने लगा है। साक्षी ने उपहास के साथ कहा, तुलना करना अच्छा आइडिया नहीं है। आखिरकार हरिओम पोलर्टन फार्मा का वारिस है और तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। साक्षी ने अपने विचार जाहिर करने से खुद को रोका। वह मन ही मन सोच रही थी, हरिओम ने मुझसे बिना पूछे 10 लाख रुपए दे दिए। देखो वह कितना उदार है। तुम उसकी तुलना कैसे कर सकते हो? हर्षित ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। तुम्हारा एक और शब्द और मैं तुम्हें कार से बाहर निकाल दूंगा। साक्षी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी दी और अपने फोन से सेल्फी लेने लगी। फिर उसने एक मैसेज टाइप किया, हैरी, आज के लिए थैंक यू। जब तुम फ्री हो तो मिलते हैं। मैं तुम्हें जो भी चाहिए वो दूंगी। हरिओम को मैसेज भेजने से पहले उसने एक फिल्टर वाली सेल्फी अटैच की। 10 सेकंड बाद हर्षित की जेब में रखे फोन की नोटिफिकेशन बजी। उसने हल्की नजर से स्क्रीन देखी। साक्षी की नजर तुरंत उस पर पड़ी। ध्यान से देखा और एक पल के लिए उसके मन में शक आया। फिर उसने उसे खारिज कर दिया। यह एक संयोग होगा। कुछ ही देर में वे पोलर्टन फार्मा के सामने पहुंचे। वहां नंदिनी घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वह काफी समय से रो रही थी। हर्षित कार से बाहर निकला और उसे टिश्यू पकड़ाते हुए कहा, अब सब ठीक है, रोना बंद करो। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। वह खड़ी हुई और हर्षित की बाहों में झूल गई। उसने अपना चेहरा उसके सीने से सटा लिया। मुझे इस तरह का अपमान क्यों सहना पड़ रहा है? हरिओम सही था, एक गरीब जोड़ा कभी खुश नहीं रह सकता। अगर तुम अभी से थोड़ा और निपुण होते तो मुझे यह सब सहना नहीं पड़ता। जब वह हर्षित की कमर को कसकर पकड़ रही थी, उसके आंसू और नाक दोनों बह रहे थे। हर्षित ने उसके बालों की खुशबू ली और अपनी उंगलियां उसके बालों में फिराईं। अब सब खत्म हो गया है। मुझे निखिल और साक्षी वापस मिल गए हैं। सचमुच? कहां? उसने हैरानी से पूछा। तुमने यह कैसे किया? निखिल उस समय कार से बाहर निकला और बोला, और कैसे? बेशक यह हरिओम की मदद से हुआ।
उसने हमें 10 लाख का पेमेंट करने में हेल्प की और शायद ब्लड अलायंस के बटलर जेराल्ड हिल को पीटा भी। उसकी एक्सप्रेशन और ज्यादा लाइव हो गई और उसके मुंह से लार बहने लगी। नंदिनी, तुम्हें पता नहीं है कि जेराल्ड मेरे साथ कितना रूड और एग्रेसिव था। जब हरिओम ने हमें बचाया तो जेराल्ड ने तुरंत अपना बिहेवियर चेंज कर लिया और हमारे सामने झुकने लगा। मैं तुम्हें बता दूं, यह बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमें उस इंपॉर्टेंट मोमेंट में किसी काबिल इंसान पर डिपेंड करना पड़ा। कुछ लोग तो वैसे भी बचपन से ही बेकार होते हैं, साक्षी ने कहा। हर्षित पर व्यंग्य करना नहीं भूली। नंदिनी ने अपना सिर घुमाकर हरिओम की ओर देखा। उसे हरिओम के लिए गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने उसके साथ जैसा बिहेव किया था, उसके बावजूद वह उसकी हेल्प करने को तैयार था। यह सोचते ही उसने हरिओम को एक छोटा सा मैसेज भेजा, थैंक यू। हर्षित ने बिना कोई रिएक्शन दिए उनकी बातें सुनी। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आज पोलर्टन फार्मा को खत्म कर देगा ताकि हरिओम से अपनी वाइफ को परेशान करने का बदला ले सके। आखिरकार नंदिनी हर्षित की कमजोरी थी। चलो घर चलते हैं, नंदिनी ने सजेस्ट किया। फिर उसने हर्षित के कंधे के ऊपर से देखा और उसके पीछे एक लग्जरी कार नोटिस की। यह कहां से आई? जाहिर है किसी ने इसे उधार दी होगी। क्या तुम्हें लगता है कि वह ऐसी कार खरीद सकता है? निखिल ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। लेकिन अब वह लावण्या के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा है, तो शायद उसका मंथली सैलरी बढ़ गया होगा। साक्षी ने अपने हर शब्द में एक उपहासपूर्ण लहजा रखा। नंदिनी की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी नजर हर्षित पर डाली। क्या यह सच है? हर्षित ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। उस पल नंदिनी का दिल बैठ गया। उसे अपने पति और लावण्या के बीच किसी भी तरह का कनेक्शन पसंद नहीं था। लावण्या ने उसे बचाने के लिए हर्षित को 1 मिलियन दिए थे और अब वह उसे अपने बॉडीगार्ड के तौर पर रख रही थी। अगर वे एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे तो आगे क्या होगा? क्या तुम रिजाइन कर सकते हो? नंदिनी ने पूछा। उसकी भौहें गहरी हो गईं। कौन नहीं चाहेगा कि उसका पति सक्सेसफुल हो और नाम कमाए? हर्षित भले ही अमीर न हो, लेकिन वह एक कंपैरेटिवली कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था। फिर भी अगर वह किसी दूसरी औरत के लिए बॉडीगार्ड की जॉब करता है तो यह उसकी इमेज के लिए सही नहीं है। अगर सबको पता चल गया कि वह एक बॉडीगार्ड है तो लोग हंसेंगे। हर्षित ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं चाहती थीं कि मुझे एक स्टेबल जॉब मिले? खैर, मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हें बॉडीगार्ड बनना है। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो। वह चुप हो गई। यह शर्मनाक होगा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में उसकी बात पूरी की। मैं जॉब को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूं। बात बस इतनी है कि तुम बॉडीगार्ड के तौर पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, उसने एक्सप्लेन किया। हर्षित के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। यह कैसा रहेगा? हम अभी इस मुद्दे को छोड़ दें और इस डिस्कशन को बात के लिए रख लें। नंदिनी का गुस्सा बढ़ने लगा। उसके पति की लापरवाह सोच और एम्बिशन की कमी ने उसे परेशान कर दिया। उसे हर्षित की लाइफ के प्रति उसके सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पसंद था, लेकिन अब उसे निराशा इस बात से हो रही थी कि जिंदगी की मुश्किलों ने उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को तोड़ दिया है। मैं थक गई हूं, चलो घर चलते हैं। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और मुड़कर दूसरी तरफ चली गई। उसने टैक्सी बुलाने के लिए हाथ उठाया। निखिल की संतुष्ट नजरें हर्षित पर टिकी जब वह नंदिनी के पीछे चलने लगा। मेरा सजेशन है कि तुम नंदिनी को तलाक देने की प्लानिंग शुरू कर दो, साक्षी ने जाते जाते अपने ठुड्डी को उसकी ओर झुका दिया। हर्षित ने उनकी पीछे हटती पीठों को देखा और फिर उसने गगनचुंबी इमारत की ओर देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। जब वह पोलर्टन फार्मा को खत्म करने ही वाला था, तभी उसके बर्नर फोन पर कॉल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से ब्रैडली की आवाज आई, हर्षित, हमें चिलियार्ड एवियन से एक काम मिला है। हर्षित शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वे ठंडी और खाली थीं। ये कॉल एक इंपॉर्टेंट मोड था जिसने उन लास्ट मोमेंट्स को मार्क किया जब उनका लाइफ अभी भी शांतिपूर्ण था। हर्षित ने कहा, मेरे लिए दूध से मिलने की अरेंजमेंट करो। ठीक है, वह हाई प्लेन कर्व पर तुम्हारा इंतजार करेगा, ब्रैडली ने जवाब दिया। हर्षित ने मीटिंग की कंफर्मेशन के बाद कॉल एंड कर दी।
फिर उसने अपनी कार स्टार्ट की, इंजन तेज किया और गायब हो गया। 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम बाद वह हाईप्लेन कर्व पर पहुंच गया। यह 90 डिग्री के मोड़ वाली रेसर्स के बीच फेमस घुमावदार रोड थी। उस वक्त दो मॉडिफाइड लग्जरी कारें एक दूसरे से रेस कर रही थीं। एक लैम्बोर्गिनी थी जबकि दूसरी ऑडी RS 7। जब वे 90 डिग्री के मोड़ पर पहुंचे तो दोनों ने अपनी स्पीड स्लो कर दी, क्योंकि अगर वे टर्न पर सावधान नहीं होते तो उनमें से कोई भी चट्टान से गिर सकता था। हालांकि हर्षित ने बिना स्पीड स्लो किए बोल्ड तरीके से 90 डिग्री के टर्न को पार कर लिया। अरे, बाकी दोनों कारों के ड्राइवर्स ने हैरानी से कहा, हर्षित के अमेजिंग ड्राइविंग स्किल्स देखकर। उन्हें लगा कि वह कार रेसिंग के किंग जेडेन डन को भी पीछे छोड़ सकता है। जब तक दोनों ड्राइवर्स ने टर्न पूरा किया तब तक हर्षित की बेंटले कॉन्टिनेंटल पहले ही गायब हो चुकी थी। हर्षित पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर कार से बाहर आ गया। कुछ दूरी पर एक कार पहले से वेट कर रही थी। उसके सामने मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक यंग मैन खड़ा था। हर्षित को देखते ही उस शख्स ने एक्साइटमेंट के साथ सिर झुका दिया। पता चला कि वह शख्स हेमलता का बड़ा भाई राघव था। वह पोलर्टन के सबसे यंग मेजर जनरल थे और निक्सन फैमिली की यंग जनरेशन में एक आउटस्टैंडिंग पर्सन थे। हर्षित, राघव ने रेस्पेक्टफुली और एक्साइटमेंट से ग्रीट किया। ये वही महान हर्षित है जिसने पवित्र युद्ध में अकेले लड़ाई पलट दी और जीत हासिल की। हर्षित ने कहा, प्लीज खड़े हो जाइए। राघव ने फॉर्मली खड़े होकर बोलना शुरू किया। चिलियार्ड एवियन ने आपके मिशन को एक्टिव करने के लिए मुझसे कांटेक्ट किया है। हर्षित ने सिर हिलाया। जब से उसने अमूल्य धारा सिस्टम एक्टिवेट किया था, उसे पता था कि उसका पीसफुल लाइफ एंड हो गया है और उसने खुद को सबसे बुरे हालात के लिए रेडी कर लिया था। राघव ने डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर लाया और कहा, पैरासाइट पोलर्टन में वापस आ गया है। यह सोचना गलत था कि वह उस वक्त कायरों की तरह भाग गया था। दरअसल उसने अपने कुछ लोग पोलर्टन में ही छोड़ दिए थे। जैसे ही वह वापस आएगा, ये लोग फिर से एक्टिव हो जाएंगे। अविराज, जिसे प्रोफेसर स्नोडेन के नाम से भी जाना जाता है, अपने एक्सपेरिमेंट के फाइनल स्टेज पर काम करने के लिए लैब नंबर 1 में होगी। इसलिए चिलियार्ड एवियन चाहता है कि हम अविराज को प्रोटेक्ट करें ताकि वह एक्सपेरिमेंट पूरा कर सके और पैरासाइट और उसके सभी लोगों को खत्म कर सके जो अभी छिपे हुए हैं। ठीक है, मैं गेस कर रहा हूं कि मार्क पैरासाइट के आदमियों में से एक है। हर्षित ने राघव से डॉक्यूमेंट्स लेते हुए पूछा। राघव थोड़ा सरप्राइज हुआ लेकिन फटाफट जवाब दिया, हाँ। हालांकि मार्क ने अब से लावण्या फैमिली के लिए अपनी लॉयल्टी की कसम खा ली है। तो फिर हम उसके साथ शुरुआत करेंगे, हर्षित ने डॉक्यूमेंट्स पलटते हुए कहा। पन्नों से हर्षित को पता चला कि अविराज की उम्र 30 साल है और वह जल्दी ही पोलर्टन में मैन इंजीनियर के तौर पर एक मिलिट्री साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एंटर करने वाली थी। इसके अलावा हर्षित को यह भी पता चला कि पैरासाइट 15 साल पहले एक बड़ा झटका लगने के बाद भाग गया था। तब से वह बॉर्डर्स के बाहर छुपा हुआ था। अब जब वह पोलर्टन में वापस आ गया था तो परेशानियां आनी तय थीं। अगर पैरासाइट उसी वक्त पोलर्टन में रहता तो चंद्रकांत और लावण्या आज वह नहीं होते जो वे हैं, बल्कि पैरासाइट खुद पोलर्टन का बेताज किंग होता। मिशन सिंपल है, मिस स्नोडेन को बचाना और पैरासाइट से छुटकारा पाना। क्या यह सही है? हर्षित ने पूछा। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ। परजीवी की आइडेंटिटी काफी सेंसिटिव है, हमारे लिए इसमें इन्वॉल्व होना थोड़ा मुश्किल है। हर्षित ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। चिलियार्ड एवियन से कहो कि इसे मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद राघव ने सैल्यूट किया और कहा, हाँ हर्षित। यह सब फाइनल होने के बाद हर्षित अपनी महंगी कार में रवाना हो गया। राघव ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि हर्षित ईस्ट की ओर ड्राइव कर रहा है। हर्षित भले ही फ्रेंडली दिखते हों, लेकिन वह अपने आसपास के लोगों पर एक हैवी और प्रेशरफुल आभा छोड़ते हैं। भले ही वह मुझसे उम्र में छोटा है, लेकिन उसकी निगाहों में एक थकावट है जो दिखाती है कि उसने बहुत कुछ झेला है। जब राघव पहली बार हर्षित के सामने खड़ा हुआ तो उसे शुरुआत में हर्षित की मौजूदगी से बहुत गर्व महसूस हुआ। हालांकि ये फीलिंग जल्द ही प्रेशर में बदल गई, क्योंकि वह हर्षित के सामने अच्छा परफॉर्म करना चाहता था।
इस बीच हर्षित उस बिल्डिंग में वापस आ गया था जहां लावण्या को अपनी कार लौटानी थी। क्या तुम मेरे साथ किसी से मिलने चल सकते हो? लावण्या ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए पूछा। हर्षित ने घड़ी देखी और सुबह हेमलता के साथ तय डिनर डेट के बारे में सोचा। उसने गैस किया कि अभी 4-5 घंटे बाकी हैं, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 1 ही बजा था। जरूर, लेकिन मुझे 5 बजे निकलना होगा, हर्षित ने जवाब दिया। ठीक है, लावण्या ने कहा। सुश्री लावण्या, क्या आपको मेरी जरूरत है? मार्क ने पूछा। वह नीचे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खतरनाक झलक थी जब उसने हर्षित को साइड से देखा। लावण्या ने अपना सिर हिलाया। हर्षित के साथ मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक हाई प्रोफाइल पर्सन हैं। इसके अलावा पोलर्टन में हाल ही में चीजें काफी अनस्टेबल हो गई हैं, तो मेरे लिए आपके साथ जाना बेस्ट रहेगा, मार्क ने जोर देकर कहा। उसके शब्द सुनते ही लावण्या की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। अब चले जाओ। आखिरकार मार्क पीछे हट गया और चला गया। पूरे टाइम हर्षित चुपचाप मजे से सब देख रहा था। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि आखिर कोई वजह तो जरूर होगी कि मार्क और ब्लेड एलायंस, जो पहले पैरासाइट के लिए काम करते थे, अचानक लावण्या फैमिली के लिए लॉयल हो गए हैं। आज हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं वह एक वर्ल्ड फेमस लग्जरी डिजाइनर है। इटर्नल लव नामक हार उनकी क्रिएशंस में से एक है, लावण्या ने कहा। हर्षित ने इटर्नल लव के बारे में पहले भी सुना था। इटर्नल लव सिर्फ एक टॉप लग्जरी ब्रांड ही नहीं था, बल्कि इसकी प्राइस 10 मिलियन रुपया तक पहुंच चुकी थी। यह इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह के सिर्फ 2 हार थे। एक साउथ एशिया में था और दूसरा डिजाइनर के पास। उसका नाम अविराज है, लावण्या ने बताया। अविराज का नाम सुनते ही हर्षित की आंखें सिकुड़ गईं। उसे फील हुआ कि अविराज वही इंसान है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे असाइन किया गया था। अविराज की 2 आइडेंटिटीज थीं। वह आमतौर पर एक वर्ल्ड फेमस लग्जरी डिजाइनर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन उसकी असली पहचान राइजिंग ड्रैगन प्रोजेक्ट की चीफ इंजीनियर के रूप में थी। इस बीच हरिओम अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसने देखा कि नंदनी ने उसे थैंक यू मैसेज भेजा है। हालांकि उसे यह समझ नहीं आया कि नंदनी ने ऐसा क्यों किया। उसने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं, बल्कि उसने उसी वक्त एक प्लान बनाया कि वह जल्द से जल्द नंदनी के साथ डील को फाइनल करेगा। उसने सोचा कि अगर वह सही टाइम पर एक्ट करेगा तो चीजें उसके फेवर में हो जाएंगी। आखिर जो हुआ है उससे वापस नहीं बदला जा सकता। कुछ देर तक इस पर सोचने के बाद हरिओम ने निखिल को कॉल किया। अरे हरिओम, निखिल ने काफी एक्साइटमेंट के साथ फोन उठाया। हरिओम उसकी आवाज सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। क्या वह जिंदा बच गया? उसे ब्लेड एलायंस की कैद से किसने निकाला? तुम बाहर आ गए? हरिओम ने पूछा। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने मुझे 1 मिलियन नहीं दिए होते और उस दुष्ट जेराल्ड को वार्निंग नहीं दी होती तो मैं नहीं जानता क्या होता, निखिल ने एक्सप्लेन किया। हरिओम फिर से कंफ्यूज हो गया। उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उसने निखिल को पैसे दिए ही नहीं थे और न ही जेराल्ड से कुछ बात की थी। आखिर जेराल्ड कोई आसान शख्स नहीं था। यहां तक कि अगर हरिओम के पिता गैरेट भी इंटरफेयर करते तो भी गारंटी नहीं थी कि जेराल्ड उनकी बात मानता। जेराल्ड ने क्या कहा? हरिओम ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसने कहा कि अगर मैंने उसे पहले बताया होता कि मैं मिस्टर क्वीन को जानता हूं तो वह मुझे छोड़ देता। हरिओम, तुम ग्रेट हो, निखिल ने बताया और हंस पड़ा। दूसरी तरफ हरिओम की भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। उस वक्त उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पाया कि क्या। उसने जल्दी से इन ख्यालों को साइड कर दिया और पूछा, तुम मुझे जो पैसे देना चाहते थे वो कब लौटाओगे? कॉल के दूसरी तरफ निखिल कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर वह हकलाते हुए बोला, अच्छा, तुम देखो, अगर तुम पैसे नहीं देते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जो सारे लग्जरी सामान खरीदे उसके बावजूद तुमने कोई थैंकफुलनेस नहीं दिखाई, हरिओम ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। निखिल नंदनी जितना भोला नहीं था। वह तुरंत समझ गया कि हरिओम क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसने जवाब दिया, मुझे थोड़ा टाइम दो और मैं ये काम कर दूंगा हरिओम। 1 घंटे में, हरिओम ने सख्ती से कहा। कोई बात नहीं,
10 मिनट में मेरे घर आ जाओ। मैंने पहले से ही नींद की गोलियां तैयार कर रखी हैं। ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होगा, निखिल ने अपनी प्लानिंग में डूबे हुए कहा। जैसे ही निखिल ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, उसने अपने सामने पड़े सोफे की ओर देखा, जहां नंदनी उनकी मां लीला से बात कर रही थी। क्या हर्षित सच में बॉडीगार्ड का काम कर रहा है? लीला ने पूछा। जेनिफर ने सिर हिलाया। लीला ने तुरंत दांत पीसते हुए कहा, वह हारा हुआ आदमी, उसने अपने दादा की वजह से अपनी कंपनी तक बंद कर दी। ये ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें उससे तुरंत तलाक फाइल कर देना चाहिए। नंदनी ने बेबसी में कहा, मां, मैं उससे शादी कर चुकी हूं। आप इतनी आसानी से मुझसे तलाक के लिए कैसे कह सकती हैं? मैं उस वक्त अंधी रही होंगी जो मैंने तुम्हें उसके जैसे हारे हुए आदमी से शादी करने दी। हरिओम की तुलना में उसके पास कुछ भी नहीं है। हरिओम के पास पैसा है, पावर है और सोशल कनेक्शंस हैं। हर्षित के पास क्या है? मुझे समझ नहीं आता तुमने उससे शादी क्यों की। उफ, मैं बहुत नाराज हूं। लीला ने अपनी कमर पर हाथ रखकर शिकायत की। नंदनी ने बस एक गहरी सांस भरी। नंदनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, निखिल ने अचानक कहा। उसने नंदनी की ओर पीठ कर ली, एक गिलास पानी भरा और उसमें एक सफेद नींद की गोली डाल दी, जो तुरंत घुल गई। फिर वह उसके पास गया और गिलास पकड़ा दिया। नंदनी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, निखिल, मुझसे प्रॉमिस करो कि अब से तुम मेहनत करोगे, जुआ खेलना बंद करोगे, ओके? निखिल ने सख्त आवाज में जवाब दिया, मैं प्रॉमिस करता हूं नंदनी। अब थोड़ा पानी पी लो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नंदनी थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी उसने गिलास का आधा पानी पी लिया। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? हर्षित शायद तुम्हें चीट कर रहा है, निखिल ने सीरियसली कहा। यह सुनते ही नंदनी का चेहरा काला पड़ गया। इम्पॉसिबल, मैं उसे इतनी अच्छी तरह जानती हूं कि मुझे पता है वह ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर निखिल ने अपना फोन निकाला और उसे कुछ दिन पहले ली गई एक फोटो दिखाई, जिसमें हर्षित वसुंधरा के पास खड़ा था। फोटो थोड़ी धुंधली थी क्योंकि यह खराब रोशनी में दूर से ली गई थी। वसुंधरा का चेहरा क्लियर नहीं था, लेकिन नंदनी हर्षित को कहीं भी पहचान सकती थी। तुरंत ही उसके गले में गांठ सी बन गई और आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उसने गिलास को अपने हाथों में पकड़ा और सोफे पर बैठ गई। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसे इतना पसंद करती हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? उस पल वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। जल्द ही उसका सिर घूमने लगा और उसकी पलकें भारी होने लगीं। मां, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वह सिसकते हुए बोली। लीला ने उसे एक दर्द भरी नजर से देखा और कहा, कोई बात नहीं नंदनी, रोना बंद करो। वह चीटर है, बस कल ही जाकर उससे तलाक ले लो। नंदनी, हर्षित तुम्हारे लिए सही आदमी नहीं है, उसे डाइवोर्स लेना सबसे सही रहेगा, निखिल ने भी कहा। उस वक्त नंदनी को तेज चक्कर आ रहे थे। उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। नंदनी, क्या हुआ? मुझे मत डराओ। लीला नंदनी को इस हालत में देखकर चौंक गई, इसलिए वह तुरंत उसे सहारा देने के लिए दौड़ी। हालांकि निखिल ने इंटरफेयर किया और लीला को रोक लिया। लीला ने कंफ्यूज होकर निखिल की ओर देखा। वह उसे अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर निखिल ने धीरे से कहा, मैंने यह किया है, हरिओम अपने रास्ते पर है। लीला यह सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि क्या हो रहा है। वह एक पल के लिए रुकी, लेकिन आखिरकार वहीं खड़ी रह गई। इस बीच नंदनी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। निखिल, तुमने मुझे क्या दिया? उसने बड़ी मुश्किल से पीछे देखा और पाया कि दरवाजा खुला हुआ है। तभी हरिओम सफेद सूट में अंदर आया और उसने नंदनी को शिकार करने वाली नजरों से देखा। मां, मिस सॉयर ने आपको पोकर खेलने के लिए इनवाइट किया है। आपको पिताजी को भी बुलाना चाहिए, निखिल ने अपनी मां की ओर देखते हुए कहा। लीला को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह फिर से झिझकी, लेकिन अंत में उसने अपने दांत भींच लिए और हरिओम की ओर देखा। मेरी बेटी के साथ अच्छा और कोमल व्यवहार करना, उसे चोट मत पहुंचाना। चिंता मत करो श्रीमती नंदनी, मैं संभाल लूंगा, हरिओम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह उसकी बात सुनकर संतुष्ट दिखा। सोफे पर बैठी नंदनी को उनकी बातचीत का अंदाजा हो गया। जैसे ही उसे समझ आया कि क्या हो रहा है, वह चिल्लाने लगी, नहीं मां, मत जाओ, नहीं, एच हरिओम,
मैं तुमसे विनती करती हूं, निखिल मत जाओ। हम 5 बजे तक वापस आ जाएंगे ताकि आप दोनों को कुछ प्राइवेसी मिल सके, निखिल ने कहा। हरिओम ने अपनी कलाई पर बंधी पाटेक फिलिप घड़ी को देखा। 5 बजने में अभी 3 घंटे थे। मेरे लिए यह काफी टाइम है, उसने सोचा। मां चलो, निखिल ने लीला की आस्तीन खींची। लीला अभी भी झिझक रही थी और बार बार हरिओम की ओर देख रही थी, लेकिन जब उसकी नजर हरिओम की गहरी नजरों से मिली तो उसने अपने दांत भींच लिए और बाहर चली गई। मां प्लीज, नंदिनी फिर से रोने लगी। उसे लगने लगा था कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। हरिओम उसके पास आया और धीरे से बोला, सो जाओ, जब तुम जागोगी तब सब ठीक हो जाएगा। धमाका, दरवाजा बंद हो गया। नंदिनी ने दरवाजे की आवाज सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेहोश होने से पहले वह बुदबुदाई, हर्षित मुझे माफ कर दो। अब घर में सिर्फ हरिओम और नंदिनी थे। हरिओम ने उसकी स्लिम फिगर और पतली टांगों को घूरा जो उसकी डेनिम जीन्स में और भी उभर कर दिख रही थीं। उसकी सांसें तेज होने लगीं। नंदिनी, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, उसने एक स्मूथ स्माइल के साथ कहा और धीरे धीरे अपनी शर्ट उतार दी। बेहोश नंदिनी अभी भी अपना सिर हल्के से हिला रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बेहद लाचार दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसकी गोरी त्वचा और सुडौल शरीर ने उसे बहुत खूबसूरत बना रखा था। आखिर हर्षित का टेस्ट बेस्ट है। कोई ताज्जुब नहीं कि वह हमेशा खूबसूरत औरतों को ही चुनता है। तुम्हारे पति ने अब तक तुम्हें छुआ भी नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारी वर्जिनिटी पर पहला हक कब मेरा होगा। हरिओम ने अपनी जैकेट उतारी और नंदिनी को लालसा भरी नजरों से देखा। फिर उसने उसका ब्लाउज उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा धक्का खाकर खुल गया। दरवाजे पर 1 इंच गहरा निशान बन गया था। फिर एक लंबा आदमी कमरे के अंदर आया। यह हर्षित था। वह एक किलर एटीट्यूड के साथ अंदर आया और हरिओम को घूरा। उसकी नजरों से साफ था कि हरिओम का बचना नामुमकिन है। हर्षित की आंखें बिना किसी इमोशन के चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह खून का प्यासा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हरिओम? हर्षित ने एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का शैतान जाग गया हो। हरिओम को लग रहा था जैसे पूरा घर उसके गुस्से से कांप रहा है। दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस वक्त हर्षित कितना गुस्से में था। आखिर नंदिनी उसकी इकलौती कमजोरी थी और हरिओम ने उस पर हाथ डालने की हिम्मत की थी। हर्षित को देखकर हरिओम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये पहली बार था जब उसने हर्षित को इतना डेंजरस देखा था। वह थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन जल्दी से खुद को संभाल लिया और चिल्लाया, हर्षित, क्या तुम मुझसे लड़ाई शुरू करना चाहते हो? मत भूलो कि मैं पोलटन फार्मा का वारिस हूं। मेरे पिता गैरेट क्वीन हैं और मेरे दादा लुइस क्वीन। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरा परिवार कितना पावरफुल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी पावर की बात करने की? हर्षित सोफे के पास गया और नंदिनी को दर्द भरी नजरों से देखा। उसने पास पड़ा कंबल उठाया और नंदिनी पर डाल दिया। क्या तुम मुझे यकीन दिला सकते हो कि मैं एक कॉल में तुम्हारा अस्तित्व खत्म नहीं कर सकता? हरिओम ने धमकी दी। मुझे क्यों डरना चाहिए? मैं पोलटन फार्मा का वारिस हूं। मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, जबकि तुम सिर्फ एक आवारा हो। यह सोचकर हरिओम ने खुद को फिर से शांत किया और एक कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ बोला, हर्षित, तुम्हारे पास मुझसे सीधे मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं है। मेरे खिलाफ जाना भगवान को चैलेंज करने जैसा होगा। मैं तुमसे कहीं ज्यादा काबिल और पावरफुल हूं। क्या तुम्हें नहीं पता कि गरीब होना पाप है? मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं क्योंकि मैं अमीर हूं, हरिओम ने घमंड से कहा। क्या ऐसा है? मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में काबिल हूं। हर्षित ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसकी हथेली से एनर्जी की एक लहर निकली। फिर दरवाजा तुरंत बंद हो गया और वह नंदिनी के सामने बैठ गया। हरिओम ये देखकर हैरान रह गया। शायद तुम भूल गए हो कि मैंने निखिल को ब्लेड अलायंस से बाहर निकाला था। ऐसा भी लगता है कि तुम्हें यह नहीं पता कि निखिल को बचाने वाला शख्स मिस्टर क्विर्क था, न कि तुम मिस्टर क्वीन। अब मैं तुम्हारी जान लेने से पहले पोलटन फार्मा को खत्म कर दूंगा, हर्षित ने कहा। यह सुनकर हरिओम जोर से हंसा। यह इस साल का सबसे बड़ा जोक है जो मैंने सुना है। हर्षित ने बिना किसी झिझक के अपना फोन निकाला। नेक्स्ट 5 मिनट में पोलटन फार्मा को खत्म कर दो।
हरिओम को डर नहीं लगा। उसने एक कुर्सी खींची, बैठा और हर्षित को तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। 5 मिनट में पोलर्टन फार्मा से छुटकारा? उफ, देखते हैं तुम्हें ऐसा कहने का हक किसने दिया। ज्यादा टाइम नहीं बीता था कि हरिओम का फोन बजने लगा। वो चौंक गया क्योंकि कॉल उसके पिता की थी, जो गुस्से से चिल्ला रहे थे, हरिओम, तुमने किसका अपमान किया? हरिओम का दिल धक से रह गया। उसने हर्षित की ओर देखा, जो बिना उसकी तरफ ध्यान दिए नंदिनी के चेहरे को धीरे से सहला रहा था। उसने कांपती आवाज में फोन उठाया। क्या हुआ डैड? पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल के साथ हमारा जो अंडर द टेबल डील था वो एक्सपोज हो गया है। अब हमें रिकंस्ट्रक्शन करने वाले बड़े लोग टारगेट कर रहे हैं। तुमने किसका अपमान किया और कैसे? गैरेट ने कांपती आवाज में पूछा। हरिओम का दिमाग घूमने लगा। रिकंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हमें टारगेट कर रहे हैं? क्या ये हेवनली प्राइवेट रूम वाले बड़े लोग हैं? क्या ये हर्षित की वजह से हो सकता है? इम्पॉसिबल, ये तो मजाक है। ऐसा कोई चांस नहीं कि उसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हो। मैं अभी मिस्टर ग्रीन को कॉल करूंगा, गैरेट ने कहा और फोन रख दिया। हरिओम अब हर्षित की तरफ देखते हुए कांपने लगा। आखिरकार अगर पोलर्टन फार्मा और पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल के बीच के नकली वैक्सीन के अंडर द टेबल डील का खुलासा हो गया तो ये तो डेथ सेंटेंस होगा। पता चला कि पोलर्टन फार्मा ने कई सालों तक पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल को लाखों के नकली वैक्सीन भेजे थे। आराम से रहो, अभी तो असली मजा बाकी है, हर्षित ने बेपरवाही से कहा। इससे पहले कि हरिओम कुछ बोले, उसका फोन फिर बज उठा। इस बार ये उसके दादा लुइस का कॉल था। हरिओम, तुमने क्या किया? तुमने किसका अपमान किया? हमारा पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट सस्पेंड हो गया है, हमारे शेयर भी गिर रहे हैं, लुइस ने गुस्से में कहा। हरिओम को यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है। पोलर्टन फार्मा पूरी तरह से उलट पुलट हो चुका था। जाओ और जल्दी से उस इंसान से माफी मांगो। शायद हम अभी भी इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, वरना सब खत्म हो जाएगा, लुइस ने कहा और फोन रख दिया। हरिओम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हर्षित की ओर देखा और कुछ याद करने की कोशिश की। वसुंधरा के म्यूजिक फेस्टिवल में किसी ने नंदिनी के लिए एक प्राइवेट रूम अरेंज किया था। अब जब हरिओम ने इसके बारे में सोचा तो उसे समझ आया कि यह शायद हर्षित ने ही किया था। निखिल ने बताया था कि मैंने जेराल्ड को सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। हर्षित ने कहा कि निखिल को बचाने वाला शख्स मिस्टर क्विर्क था, लेकिन पोलर्टन में ऐसे बहुत कम क्विर्क हैं जो ऐसा कर सकते हैं। टायसन क्विर्क के बारे में सोचें, जिसे सिंगल ब्लेड वॉर गॉड और टाइगर कहा जाता है, लेकिन वह माउंट सी सेक्ट का क्रूर लीडर है। टायसन को निखिल जैसे किसी के लिए मदद क्यों करनी चाहिए? इसका मतलब है कि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा होगा, और ये वही लोग हो सकते हैं जो हेवनली प्राइवेट रूम के बड़े लोग हैं। ये तुम हो, तुम स्वर्गीय निजी कमरे से बड़े आदमी हो। हरिओम यह एहसास होते ही उठ खड़ा हुआ। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसी समय उसके फोन पर अंतहीन मैसेजों की घंटियां बजने लगीं। हमारे शेयर की कीमतें गिर गई हैं। हमने 2 मिनट में 300 मिलियन खो दिए हैं। हमने जो बिटकॉइन विदेश में स्टोर किए थे वे अनरीडेबल कोड में बदल गए हैं। उन्हें बचाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि हमारे 500 मिलियन खत्म हो गए हैं। हमने विदेश में जो 1 अरब रुपया की सेविंग की थी उसे भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फ्रीज कर दिया है। एक के बाद एक बुरी खबरें आती रहीं। उस समय हरिओम को आखिरकार एहसास हुआ कि हर्षित असल में क्या करने में कैपेबल है। उसे हर्षित की पावर्स भयानक और समझ से परे लगीं। हर्षित यूजुअली हार्मलेस लगता है, लेकिन जब अटैक करता है तो बिल्कुल क्रूअल लगता है। क्या हर्षित यही करने में कैपेबल है? हरिओम ने सोचा। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद पड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। वह डर के मारे हर्षित को देखता रहा। इम्पॉसिबल, तुम कौन हो? हर्षित ने ठंडे अंदाज में उसकी नजरों का सामना किया। तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? यह तो बस शुरुआत है। हरिओम का चेहरा और भी पेल हो गया। क्या हर्षित का काम अभी पूरा नहीं हुआ? अब आगे क्या होने वाला है? उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे जल्द ही इसका पता चल जाएगा। हरिओम का फोन फिर से बजा। इस बार यह उसके सेक्रेटरी का फोन था, जो उसके पिता की रखेल भी थी। हैरी,
हालात ठीक नहीं हैं। अधिकारियों को नकली वैक्सीन्स के बारे में पता चल गया है और उन्होंने तुम्हारे पिता चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें शायद डेथ पेनल्टी दी जाएगी। फिर एक और कॉल आई। मिस्टर क्वीन, बुरी खबर है। पोलर्टन फार्मा को मिलने वाली कैपिटल फ्लो बंद हो गई है। सभी फैक्ट्रीज ने काम करना बंद कर दिया है। यहां तक कि उसके दादा ने भी फोन किया। हरिओम, रानी परिवार के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। बेहतर होगा कि तुम अब जिसे भी नाराज किया है उससे माफी मांग लो या फिर खुद को बचाने के लिए तुरंत शहर छोड़ दो। दादाजी, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस आदमी को मैंने नाराज किया था वह मेरे सामने ही है, हरिओम ने जवाब दिया। उस पल उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। मैं समझ गया। ठीक है, वे मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं। जैसे ही लुइस ने अपनी बात पूरी की, ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी ताकत खो दी हो और उसने फोन काट दिया। हरिओम अपना फोन रख पाता उससे पहले ही एक और कॉल आ गई। उसने तुरंत अपनी पीठ सीधी की क्योंकि यह पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल के पीछे रहने वाले बड़े आदमी जॉनी ग्रीन का कॉल था। हेलो मिस्टर ग्रीन। हरिओम, मैंने कल रात तुम्हारे पिता से कहा था कि वे तुम्हें कुछ दिनों के लिए चुप रहने की सलाह दें। तो अब क्या हो रहा है? मैं अब खुद को भी नहीं बचा सकता। ऐसा लगता है कि तुम्हारा परिवार आज निस्संदेह खत्म हो जाएगा, जॉनी ने थकी हुई आवाज में कहा। इसके बाद कॉल जल्द ही खत्म हो गई। हरिओम ने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज खत्म हो गए हों, जैसे वे कुछ भी नहीं थे। उसने अपना कांपता हुआ दाहिना हाथ उठाया और देखा कि हर्षित द्वारा उसे धमकी दिए जाने के केवल 5 मिनट ही हुए थे। उसे इस पर भरोसा नहीं हुआ। पोलर्टन फार्मा को खत्म करने में सिर्फ 5 मिनट लगे, जिसकी कीमत अरबों में थी। मिस्टर हर्षित, प्लीज। हर्षित, मैं गलत था। मैं सच में गलत हूं। प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो। मैं तुम्हारी पत्नी को फिर कभी नहीं छूऊंगा। हरिओम हर्षित के सामने घुटनों पर बैठ गया और आंसुओं से भरे चेहरे के साथ गिड़गिड़ाने लगा। तभी हर्षित उठ खड़ा हुआ और उसने ठंडे अंदाज में नंदिनी की ओर देखा। तुम्हें नंदिनी को छूना ही नहीं चाहिए था। हरिओम लगातार विनती करता रहा और अपना सिर जमीन पर पटकता रहा, जिससे उसके माथे पर एक गांठ बन गई। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह आगे कहता रहा, यह मेरी गलती है। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज हमें छोड़ दो। मैं अब से तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। किसी को अपने बुरे कर्मों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। क्या आप अग्री नहीं करते? हर्षित ने धीरे से कहा। इससे हरिओम की आंखों में डर भर गया। वह मुझे मार डालेगा। हर्षित मुझे मार डालेगा। उसे सडनली ऐसा फील हुआ जैसे उसका शरीर किसी डार्क भयानक साए में कवर हो गया हो। तभी शेफ की वर्दी और लंबी सफेद टोपी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में कसाई का चाकू लेकर खिड़की से अंदर कूदा। यह माउंट सी सेक्ट का टायसन था। हर्षित, टायसन ने फर्श पर घुटने टेकते हुए अभिवादन किया। यह दृश्य देखकर हरिओम की पैंट गीली हो गई। आखिरकार टायसन को तो हर कोई जानता था। नॉर्थ प्रिंस टायसन क्वर्क, साउथ प्रिंस जीशान, ईस्ट प्रिंस लुकास एल्बी, वेस्ट प्रिंस जिम वुल्फ और सेंटर प्रिंस चंद्रकांत लैंगफोर्ड। ये पोलर्टन के सबसे पावरफुल लोग थे। यद्यपि टायसन का ऑर्गेनाइजेशन माउंट सी सेक्ट ब्लेड अलायंस जितना स्ट्रांग नहीं था, फिर भी उसे ब्लेड अलायंस के लीडर मार्क से कभी डर नहीं लगा। टायसन लंबे समय से रिटायर हो चुके थे और रेयरली लोगों की नजरों में आते थे, इसलिए अब उनका दिखना हरिओम को हैरान कर रहा था। उसकी पुतलियां सिकुड़ रही थीं और वह ठंडे पसीने में डूबा हुआ था। हरिओम को विश्वास नहीं हो रहा था कि टायसन हर्षित को रिस्पेक्टफुली हर्षित कहकर संबोधित करेंगे। कोई भी खुद को हर्षित कहने की हिम्मत नहीं करता। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने 9 साल पहले होली वॉर में अकेले ही जीत हासिल की थी। आप हर्षित हैं? हरिओम को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फट गया हो और वह सोचने की क्षमता खो बैठा हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा 27 साल का लड़का विश्वविख्यात और अजेय हर्षित है। मैं हर्षित को कैसे नाराज कर पाया? लेकिन उसे जल्द ही और भी डरावनी बात का एहसास हुआ। हर्षित इतने सालों तक दुनिया से गायब थे। अब जब उन्होंने खुद को मेरे सामने प्रकट कर दिया है
और मुझे उनकी पहचान पता चल गई है। क्या इसका मतलब यह है कि वह मुझे मार देंगे? बकवास। मैंने उनकी बीवी पर हाथ डालने की कोशिश भी की। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली। हर्षित, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। हरिओम फिर से घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर जमीन पर पटक कर दया की भीख मांगने लगा। हर्षित ने हाथ हिलाकर आदेश दिया, इसे साफ सुथरे तरीके से खत्म करो। हाँ हर्षित। टायसन ने कसाई का चाकू पकड़ा और दूसरे हाथ से हरिओम की गर्दन पकड़ ली। फिर वह हरिओम के साथ खिड़की से बाहर कूद गया। कुछ ही देर में वे दोनों एक सुनसान घर पहुंचे। वहां हरिओम जमीन पर गिर पड़ा और टायसन को देखकर कांप उठा, जो एक क्रूर कसाई की तरह लग रहा था। प्लीज मुझे मत मारो मिस्टर क्वर्क, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है। प्लीज मुझे छोड़ दो और मैं हर्षित की पहचान गुप्त रखूंगा। मैं कभी पोलर्टन नहीं लौटूंगा। हरिओम गिड़गिड़ाने लगा। टायसन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी दोस्त। हर्षित की पत्नी सुश्री नंदनी पर हाथ डालना आपकी हिम्मत और लापरवाही थी। मैं उनके ऑर्डर्स की अवहेलना नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज अपने अगले जन्म में होशियार रहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। इससे पहले कि हरिओम कुछ कह पाता, उसकी आंखों के सामने एक ठंडी चमक दिखी। इसके बाद उसने जो देखा वह केवल कंप्लीट डार्कनेस थी। वह केवल एक वार के बाद ही मर गया। इसके बाद टायसन नंदनी के घर वापस पहुंचे और हर्षित को रिस्पेक्टफुली प्रणाम किया। मिशन कंप्लीट हुआ। इस बीच हर्षित ने नंदनी को पकड़ रखा था, जो उसकी सांसों को महसूस कर रही थी और अपना सिर उसके सीने से लगाए हुए थी। उसने प्यार से उसके चेहरे और बालों को सहलाया। पहले तो वह लावण्या के साथ अविराज से मिलने जा रहा था, लेकिन ब्रैडली से हरिओम की कॉन्स्पिरेसी की खबर मिलते ही वह तुरंत वापस आ गया। हर्षित ने हाथ हिलाया और टायसन सहित उसके आसपास मौजूद दर्जनों शैडोज क्वाइटली सीन से गायब हो गए। उन्होंने फर्मली कहा, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। नंदनी पहली लड़की थी जिससे उसने प्यार किया था। उसके प्रति उसका प्यार न तो ड्रामेटिक था और न ही इंटेंस, बल्कि यह एक जेंटल और थॉटफुल रोमांस था। 2 घंटे बाद नंदनी धीरे धीरे होश में आई। जैसे ही वह जागी, वह सीधी होकर बैठ गई और डरते हुए अपने कपड़ों की ओर देखने लगी। चले जाओ, मेरे ऊपर से हट जाओ। नंदनी फूट फूट कर रोने लगी और हर्षित को धक्का देकर दूर कर दिया। उसने सोचा कि यह हरिओम था जो उसे गले लगा रहा था। उसे कुछ समय लगा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि हर्षित उसे पकड़ रहा है, तो वह कुछ पल के लिए स्टन्ड रह गई। फिर उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और रोने लगी। हर्षित, मुझे माफ कर दो। चलो तलाक ले लेते हैं। मैं अब शुद्ध नहीं रही। हर्षित ने उसकी पीठ को जेंटली सहलाया। कुछ नहीं हुआ, मैंने हरिओम को भगा दिया। अब सब ठीक है। जेनिफर ने ऊपर देखा। सच में? हाँ बिल्कुल, हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। नंदनी ने अपने शरीर को ध्यान से महसूस किया। उसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। फिर उसने राहत की सांस ली। मैं बेहोश होने से पहले बहुत निराश महसूस कर रही थी। मुझे पता है अब सब ठीक है। मैं फ्यूचर में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। हर्षित ने सॉफ्टली वादा किया। नंदनी ने हर्षित के गालों पर अपना गाल दबाने से पहले उसकी ओर देखा। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने शर्माते हुए पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नंदनी दुबली पतली थी और उसने लंबा सफेद ब्लाउज पहना हुआ था, जो उसके परफेक्ट फिगर को उभार रहा था। नंदनी, आज रात, हर्षित ने कहना शुरू किया। नंदनी स्टन्ड रह गई। आज रात तुम क्या करना चाहते हो? हर्षित के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, चलो आज रात अपनी शादी पूरी कर लें। नंदनी के कान और गाल लाल हो गए। उसने जल्दी से अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया और धीरे से कहा, ठीक है। हर्षित ने उसके जवाब से राहत की सांस ली। वह लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। हालांकि नंदनी ने अचानक अपना सिर उठाकर पूछा, और उस रात स्ट्रीट लाइट के नीचे आपके साथ खड़ा व्यक्ति कौन था? मुझे एक साइकिल भी दिखाई देना याद है। उसे लगा कि यह या तो लावण्या या वसुंधरा होगी। हर्षित ने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा। बस एक दोस्त। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद नंदनी ने सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं किया। इसके बजाय उसने एक अलग टॉपिक उठाया। तुम्हारे दादाजी की हालत कैसी है? हर्षित ने कहा, अब वह स्टेबल है।
हेमलता का शुक्रिया। ये सुनकर नंदिनी तुरंत नाराज हो गई। उसने गुस्से से कहा, बिल्कुल, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह सुंदर है और प्रोफेसर भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वह तुम्हारे साथ बहुत अच्छी है। हर्षित को समझ में आ गया कि वह जेलस थी। उसने हेल्पलेस होकर समझाया, वह सिर्फ मेरे दादाजी की डॉक्टर हैं और एक पुराने दोस्त ने मुझे उनसे मिलवाया था। मैं उन्हें ज्यादा नहीं जानता। नंदिनी ने गहरी सांस ली। लेकिन तुम पर उसका बहुत सारा पैसा बकाया है। तुम उसे कैसे चुकाओगे? तुम अब सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम्हें वह सारा पैसा चुकाने में कितना समय लगेगा? तभी उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। उसके सीने में एकदम घोंटू प्रेशर बढ़ गया, जिससे उसकी सांस फूलने लगी। चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। फिर भी नंदिनी ने एक लंबी सांस छोड़ी। हर्षित, मुझे भरोसा नहीं है कि तुम कर्ज चुका पाओगे। यह ठीक है, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं हमें हमारी करंट सिचुएशन से बाहर निकाल सकता हूं, हर्षित ने उसे अश्योर किया। नंदिनी ने आगे कुछ नहीं कहा। 5 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके बाद निखिल की आवाज आई, हरिओम, क्या तुम अभी भी यहां हो? हालांकि वे एक दरवाजे से अलग थे, हर्षित और नंदिनी निखिल के टोन में एक्साइटमेंट महसूस कर सकते थे। असल में निखिल यह जानने के लिए क्यूरियस था कि आखिर क्या हुआ। आखिर हरिओम ने वादा किया था कि उनकी प्लान सक्सेसफुल होने के बाद वह अपनी फेरारी निखिल को देगा और एक घर भी खरीद कर देगा। बाहर निखिल एक्साइटमेंट से अपने हाथ रगड़ रहा था। लीला भी उतनी ही उत्सुकता के साथ उसके बगल में खड़ी थी। उसने कहा, मैंने सोचा है कि मैं हरिओम से 5 मिलियन मांगूंगा क्योंकि मैं उस पर यह एहसान कर रहा हूं। लीला ने ठहाके लगाए और कॉन्फिडेंटली कहा, 5 मिलियन? हमें कम से कम 10 मिलियन तो मांगना ही चाहिए। निखिल ने उसे थम्स अप दिया। फिर उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। लेकिन अंदर उसने नंदिनी को सोफे पर हर्षित की बाहों में लिपटा हुआ देखा और शॉक्ड हो गया। हाँ, तुम यहां क्यों हो? हरिओम कहां है? निखिल थोड़ा अपसेट था कि हरिओम आसपास नहीं था, लेकिन उसे हर्षित के लिए थोड़ा पिटी भी महसूस हुआ। उसने सोचा कि हरिओम हर्षित की पीठ पीछे नंदिनी के साथ सोने में सफल हो गया है। मैंने उसे भगा दिया और मैं यह भी क्लियर कर दूं कि मैंने उसे कुछ करने से पहले ही बाहर निकाल दिया। नंदिनी अभी भी मेरी है, हर्षित ने इंडिफरेंट एक्सप्रेशन और ठंडे टोन में कहा। यह सुनकर निखिल और लीला दोनों शॉक्ड रह गए। हर्षित, तुम क्या कर रहे हो? तुमने हरिओम को क्यों भगा दिया? लीला ने गुस्से में ग्राउलिंग की। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि हरिओम को अपनी बेटी के साथ सोने देने से उसे जो 10 मिलियन मिल सकते थे वह उसके हाथ से निकल गया। चूंकि हर्षित बीच में आ गया था, इसलिए अब वह खाली हाथ थी। निखिल की आंखें भी लाल हो गईं क्योंकि अचानक हुए इस बदलाव से वह क्रोधित हो गया। वह हर्षित को मारने के लिए दौड़ा और चिल्लाया, मुझे मेरे 10 मिलियन वापस दो। जैसे ही हर्षित ने मां बेटे की जोड़ी को देखा, उसके अंदर का सारा गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने लाइफ में कभी ऐसा अपमान नहीं झेला था। निखिल की हिम्मत कैसे हुई कि वह नंदिनी के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर हरिओम की गंदी चाल में मदद करे? अगर मैंने नंदिनी के इर्द गिर्द बहुत सारे मुखबिर स्ट्रेटेजिक तरीके से नहीं रखे होते तो वह खतरे में पड़ जाती। हर्षित धीरे से खड़ा हुआ। तुम कितने शेमलेस हो सकते हो? तुम पैसों के लिए अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार हो? फिर उसने कॉफी टेबल पर रखा पानी का कप उठाया और निखिल के सामने हिलाया। ये तीव्र नींद की गोलियां तो मार्केट में भी नहीं मिलती। मुझे लगता है कि तुमने इन्हें हरिओम से खरीदा है। उसने निखिल को घूर कर देखा और उसके मन में उसका सिर काट देने की इच्छा हुई। हालांकि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो नंदिनी उससे हमेशा के लिए नफरत करेगी। वह उसकी सबसे प्यारी इंसान थी और साथ ही उसकी कमजोरी भी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हरिओम से बेटर हो? वह मेरी बहन से बहुत प्यार करता है। मेरी बहन को सिर्फ तभी तकलीफ होगी जब वह तुम्हारे साथ होगी। निखिल ने गुस्से में अपनी आवाज ऊंची कर दी। मेरे घर से निकल जाओ। नंदिनी, तुम्हें आज ही हर्षित से तलाक लेना होगा। अगर नहीं तो मैं तुम्हारे सामने खुद को खत्म कर लूंगी, लीला ने चिल्लाते हुए कहा। उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि वह गुस्से से भर गई थी। मां, क्या आप नहीं सोच सकती कि मैं कैसा फील कर रही हूं?
हर्षित मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। नंदिनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। तो क्या उसके पास इतना पैसा है कि वह तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सके? सच में तुम मुझे परेशान कर रही हो, लीला ने गुस्से में कहा। फिर वह आगे बढ़ी और नंदिनी को हर्षित से दूर खींचने की कोशिश करने लगी। चलो, तुम अभी मेरे साथ हरिओम को ढूंढने आ रही हो, निखिल ने तुरंत कहा। हाँ, हरिओम से माफी मांगने में अभी भी देर नहीं हुई है। नंदिनी, हमारे साथ आओ। जहां तक तुम्हारा सवाल है हर्षित, अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे तो मैं 100 लोगों से तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। नहीं, मैं नहीं जा रही हूं, नंदिनी ने तेज आवाज में कहा। थप्पड़। तभी लीला की हथेली नंदिनी के चेहरे से टकराई, जिससे उसके पीछे हथेली का चमकीला लाल निशान रह गया। हर्षित का चेहरा सख्त हो गया। बिना किसी हेजिटेशन के उसने अपना हाथ उठाया और जवाब में लीला को थप्पड़ मार दिया। हर कोई स्टन्ड रह गया। लीला ने डिसबिलीफ में हर्षित को घूर कर देखा। क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे देखो नंदिनी, उसे देखो। क्या यह वही इंसान है जिससे तुमने शादी की? उसने अभी अभी मुझे थप्पड़ मारा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी सास को थप्पड़ मारने की? लीला का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। लानत है तुझ पर। निखिल ने कॉफी टेबल से एक कप उठाया और उसे हर्षित पर फेंकने के लिए तैयार हो गया। हालांकि हर्षित ने पलक तक नहीं झपकाई, क्योंकि उसकी हथेली बिजली की स्पीड से निखिल के गाल पर जा गिरी। उस थप्पड़ की ताकत से निखिल स्टन्ड होकर वहीं घूम गया। इस समय किसी ने निखिल की भौहों के बीच टिमटिमाते लाल बिंदु पर ध्यान नहीं दिया। यह उस स्नाइपर की ओर से था जिसका काम हर्षित की सिक्योरिटी करना था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हर्षित ने तुरंत हाथ का इशारा किया और लाल बिंदु गायब हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर्षित? क्या तुमने देखा नंदिनी? उसने मुझे भी मारा, निखिल ने नंदिनी को घूरते हुए कहा। हर्षित ने टिश्यू का एक टुकड़ा उठाया और अपने दाहिने हाथ को पोंछा। उसे बहुत बुरा लगा। फिर उसने टेलीविजन की ओर इशारा किया। देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल सहायक अब खत्म हो चुका है। लीला और निखिल दोनों टेलीविजन स्क्रीन को देखकर स्टन्ड रह गए। एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। पोलर्टन फार्मा के चेयरमैन गैरेट को नकली वैक्सीन के प्रोडक्शन और सेल्स के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जल्द ही उनके क्राइम्स के लिए मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा। यह भी पता चला कि हरिओम उनमें से एक पोलर्टन फार्मा के डायरेक्टर्स में शामिल था। उस पर इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्मगलिंग समेत 5-6 चार्जेस लगे थे। इसके अलावा खबर में कहा गया कि वह फरार हो गया है, इसलिए किसी को भी उसके करंट ठिकाने के बारे में पता नहीं है। एक न्यूज प्रेजेंटर ने बताया, पोलर्टन के इतिहास में पहली बार पोलर्टन फार्मा को अपने कैपिटल फ्लो में रुकावट का सामना करना पड़ा है। 15 साल तक रिटायर रहने के बाद लुई क्वीन को भी जेल की सजा मिली है। हरिओम का शव मिला है। पुलिस को शक है कि उसने सजा से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। जैसे ही न्यूज रिपोर्ट्स की फ्लड आई, लीला और निखिल स्टन्ड रह गए। हरिओम मर गया, पोलर्टन फार्मा खत्म हो गया। नंदिनी एकदम से जम गई। उसके चेहरे पर एक अनइमेजिनेबल एक्सप्रेशन था। ऑनेस्टली, हरिओम ने हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया था। हालांकि उसके तरीके थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वह उसे जेन्युइनली पसंद करता था। काफी देर तक शून्य में घूरने के बाद लीला फूट फूट कर रोने लगी। सब खत्म हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। जहां तक निखिल की बात है, वह पत्ते की तरह कांप रहा था। हरिओम मर चुका है, मैंने अपना इन्वेस्टर खो दिया है, मेरा 10 मिलियन, मेरी फेरारी, मैंने सब कुछ खो दिया है। निखिल को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके चारों ओर गिर गई हो। उसने हर्षित की ओर झपटते हुए कहा, यह सब तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने ये किया। अगर तुमने इंटरफियर नहीं किया होता तो मैं हरिओम से वो 10 मिलियन पहले ही ले चुका होता। जब हर्षित अचानक अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो नंदिनी ने आवाज लगाई, हर्षित, वह मेरा भाई है, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। और तुम निखिल, तुम्हें भी ये सब बंद कर देना चाहिए। हालांकि निखिल ने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और हर्षित पर अटैक कर दिया। एक तेज किक से हर्षित ने निखिल को पीछे की ओर सोफे पर उड़ा दिया।
उसका माथा अचानक एक शार्प एज से टकराया, जिससे एक गहरा घाव हो गया। घाव से तुरंत खून बहने लगा। निखिल ने अपना एक हाथ अपने खून से सने चेहरे पर पोंछा और हर्षित को एक मैलिशियस लुक दी। देखो उसने क्या किया है नंदिनी, उसने मुझे लात मारी, उसने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत की। यह देखकर लीला पागल हो गई और हर्षित की ओर दौड़ी। हर्षित, क्या तुम पागल हो गए हो? हर्षित के चेहरे पर अधीरता का भाव आ गया। नंदिनी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्हें मत मारो, वो मेरी मां और भाई हैं। लेकिन उसी समय लीला ने आगे बढ़कर हर्षित का दाहिना हाथ पकड़ लिया और अपने दांत उसमें गड़ा दिए। हर्षित ने अपनी भौहें सिकोड़ी और हाथ को झटका दिया। उसकी बाह में एनर्जी का एक बर्स्ट हुआ, जिससे लीला पीछे की ओर गिरते हुए फर्श पर जा गिरी। अपने बिखरे बालों के साथ फर्श पर लेटकर वह पागलों की तरह अपने पैर पटकने लगी और चिल्लाने लगी, मैं अब और जीना नहीं चाहती। नंदिनी, अगर तुम इस आदमी को तलाक नहीं दोगी तो मेरे लिए मर जाना ही बेटर है। देखो उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझ पर हमला किया। हर्षित, क्या मैंने तुम्हें ऐसा न करने के लिए नहीं कहा था? नंदिनी गुस्से में चिल्लाई। हर्षित ने नंदिनी के रिस्पॉन्स से थोड़ा निराश होकर कहा, क्या मुझे उसे बिना बदले में मुझे मारने देना चाहिए था? उसकी नजरों में झांकते हुए उसने पूछा, क्या कोई मां कभी अपनी बेटी को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी? मैं भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स से शॉक्ड था। धीरे धीरे उसका टोन काम होता गया और उसने आगे कहा, भले ही निखिल तुम्हारा भाई है, उसने तुम्हें नशीला पदार्थ दिया और तुम्हारी रेपुटेशन लगभग बर्बाद कर दी। एक भाई ऐसा कुछ क्यों करेगा? फिर भी तुम्हें इतना रूथलेस होने की जरूरत नहीं थी। चाहे कुछ भी हो, वो अभी भी मेरा फैमिली है, नंदिनी ने जवाब दिया। इस बीच निखिल ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। फिर से हर्षित पर हमला करते हुए वह चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हर्षित ने घूमकर उसकी गर्दन पकड़ी और उसे अपने पैरों से ऊपर उठा लिया। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। उस समय हर्षित का हत्या करने का दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पर डरावना और घृणास्पद एक्सप्रेशन था। नंदिनी ने हर्षित को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। अचानक उसे लगा कि हर्षित उसके लिए कोई अजनबी है। निखिल को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने हर्षित के हाथ पर पंजा मारा और उसकी उंगलियों को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश की, लेकिन हर्षित की पकड़ इतनी स्ट्रांग थी कि ऐसा लगा जैसे उसका हाथ स्टील का बना हो। इसलिए निखिल सिर्फ सांस लेने के लिए हाँफ सकता था और अपने पैरों को कमजोर ढंग से हिला सकता था। नंदिनी ने हर्षित की कमर पर हाथ रखकर खुद को उस पर फेंक दिया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? रुक जाओ। हर्षित ने उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया और निखिल को ठंडी निगाहों से घूरता रहा। उसकी आंखों में दया का कोई भाव नहीं था। जब नंदिनी ने निखिल की सांसें कमजोर होती और उसकी आंखें पीछे की ओर जाती देखीं, तो वह रोते हुए बोली, हर्षित, मैं तलाक चाहती हूं। इन शब्दों को सुनकर हर्षित की पकड़ ढीली पड़ गई और निखिल फर्श पर गिर पड़ा। तुम तलाक चाहती हो? सिर्फ इस बेकार के कूड़े के टुकड़े की वजह से जिसने तुम्हारी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी, तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? हर्षित ने नंदिनी की तरफ पीठ करके धीरे से कहा। उसके चेहरे के भाव नजर नहीं आ रहे थे। ये लोग पैसे के लिए अपनी इज्जत और एथिक्स को त्यागने को तैयार हैं। मुझे तलाक देने के तुम्हारे डिसीजन का असली रीजन क्या है? हर्षित की आवाज और भी धीमी हो गई। ऐसा लगा जैसे वह खुद से ही कुछ बुदबुदा रहा हो। सच तो यह है कि जैसे ही ये शब्द नंदिनी के होठों से निकले, वह रिग्रेट से भर गई। तभी निखिल को सांस लेने में मुश्किल होने लगी और वह अनकंट्रोलेबली खांसने लगा। नंदिनी हर्षित को समझाना चाहती थी, लेकिन जब उसने निखिल को उस हालत में देखा तो वह जल्दी से अपने भाई के पास चली गई। निखिल, क्या तुम ठीक हो? मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था। उसने मुझे मारने की कोशिश की। नंदिनी, क्या तुमने देखा? निखिल खांसते हुए बोला। उसके माथे पर लगी चोट से खून लगातार उसके पहले से ही लहूलुहान चेहरे पर टपक रहा था, जिससे वह एक दयनीय सीन बन गया था। नंदिनी की ओर पीठ करके हर्षित ने अपना सिर उठाया और कहा, ठीक है, चलो तलाक ले लेते हैं। यह सही है, तुम्हें अभी तलाक ले लेना चाहिए, लीला ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा।
नंदनी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और दर्द भरे भाव से हर्षित की पीठ को देखने लगी। लीला ने एक चाकू उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया। नंदनी, अगर आज तुमने तलाक नहीं लिया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान ले लूंगी। तो क्या होगा, तुम तलाक लोगी या नहीं? नंदनी के गालों पर आंसू बहते रहे और उसके होंठ कांपने लगे। ठीक है, चलो तलाक ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, तुम घर और बाकी सब कुछ ले सकती हो। मैं तुम्हारे साथ एक रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा और जरूरी पेपर सबमिट करूंगा, हर्षित ने ठंडे स्वर में कहा। नंदनी ने अपने होंठ काटे। ठीक है, मैं सोचता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे इमोशंस को बहुत ज्यादा समझ गया। जो मुझसे सच्चा प्यार करता है वह इतनी आसानी से डिवोर्स की बात नहीं करता, हर्षित ने नंदनी की ओर देखते हुए कहा। जब उसने उसकी आंखों में देखा तो नंदनी को स्पाइन में ठंडक महसूस हुई। वह ऐसा क्यों दिख रहा है? उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं है। उसकी निगाहें पत्थर की तरह ठंडी और इनडिफरेंट हैं। मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूं, हर्षित ने कहा और फिर धीरे से चला गया। अब जब मुझे चिलियार्ड एवियन से एक मिशन मिला है तो मेरा लाइफ अब पीसफुल नहीं रहेगा। यह खतरों और मर्डर के इरादों से भरा लाइफ होगा। मैं नंदनी को ऐसी सिचुएशन में नहीं घसीटना चाहता और उसे उस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में शामिल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि वह एक काम और पीसफुल लाइफ जिए। चूंकि उसने तलाक मांगा है, इसलिए शायद मेरे लिए इसे एक्सेप्ट करना ही बेस्ट होगा। नंदनी वहीं खड़ी रही और हर्षित को घूरती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दिल टूट चुका था और वह कुछ कहना चाहती थी, फिर भी उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। हर्षित ने नंदनी पर आखिरी बार एक लंबी नजर डाली, फिर मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गया। नंदनी ने उसे बिना किसी अनिच्छा के दृढ़तापूर्वक जाते हुए देखा। फिर वह फर्श पर गिर पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। उसने हर्षित के जाने की डायरेक्शन में देखा और रोते हुए कहा, तुमने मुझे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते। लीला ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा। वह आखिरकार चला गया। लेकिन जल्दी ही उसकी मुस्कान की जगह एक परेशान एक्सप्रेशन ने ले ली। अब जब हरिओम मर चुका है तो मैं दूसरा खर्चीला आदमी कहां से ढूंढूं? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नंदनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि हर्षित वापस आ गया है। वह जल्दी से दरवाजे की ओर भागी और उसे जोर से खोला। सामने एक महिला खड़ी थी जिसने सफेद विंटेज स्टाइल की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, वह महिला परी जैसी दिख रही थी। अपनी सफेद ड्रेस, गोरी स्किन, कंधों तक लहराते लंबे बाल और खूबसूरत नैन नक्श के साथ वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी पेंटिंग से बाहर निकली हो। चेहरे से बहते खून के बावजूद निखिल काफी देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी दर्द भरी हालत भूल गया हो। वह महिला इतनी सुंदर थी कि उसमें एक अलग ही आभा दिख रही थी। किसी इंसान को ऐसी ड्रेस पहनने के लिए या तो बहुत हिम्मत चाहिए या बहुत ज्यादा सुंदर होना चाहिए, और वह महिला दूसरी कैटेगरी में आती थी। उसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल की लग रही थी। खुद को संभालते हुए नंदनी ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूं कि आप किसे ढूंढ रही हैं? महिला ने शांत और ठंडे स्वर में कहा, सुश्री नंदनी, मेरा नाम यूना बायंस है। मैं तलाक की अगली प्रक्रिया में श्री हर्षित का प्रतिनिधित्व करूंगी। नंदनी ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लीला नंदनी के पास आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और एक्साइट होकर बोली, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, चलो इसे जल्दी खत्म कर देते हैं। इस समय सिटी हॉल अभी भी खुला है, मैं वहां आपका इंतजार करूंगी मिस नंदनी। ये कहते हुए यूना बिना किसी शोर शराबे के मुड़ी और चली गई। नंदनी ने एक लंबी सांस ली और सिर झुका लिया। क्या अब आप खुश हैं मां? बिल्कुल। ये अफसोस की बात है कि हम हरिओम को नहीं पा सके, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हारी लुक्स के हिसाब से तुम्हारे लिए कई लड़के होंगे और मुझे यकीन है वे हर्षित से ज्यादा बेहतर होंगे, लीला ने जवाब दिया। नंदनी ने बिना कुछ कहे लीला को देखा और फिर हताश होकर बाहर चली गई। जब वह चली गई
निखिल लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास गया और उसे एहसास हुआ कि यूना जा चुकी थी। वह खूबसूरत महिला कहाँ गई? इस बीच घर से निकलने के बाद हर्षित उदास हो गया। वह एक बिल्डिंग की छत पर चला गया और वहां खड़ा होकर शहर के नजारे देखने लगा। वह खोया हुआ था जब तक उसने महसूस नहीं किया कि यूना उसके पीछे खड़ी है। हर्षित, यूना ने पुकारा। आगे बढ़ो, इसे पूरा करो, हर्षित ने बिना पलटे जवाब दिया। यूना कभी किसी के सामने स्माइल नहीं करती थी, लेकिन जब वह हर्षित के साथ होती थी तो उसकी खुशी साफ झलकती थी। ठीक है, पहाड़ से नीचे आने से पहले हमारे गुरु ने मुझे कुछ बताया, यूना ने कहा। क्या बताया? हर्षित ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा कि वह तुम्हें अपना नहीं बना सकती, इसलिए उन्होंने मुझे यह करने को कहा। यूना ने शरारत भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ठीक है, आप उनसे कह सकती हैं कि मुझे डिस्टर्ब करना बंद करें, हर्षित ने शांत स्वर में कहा। यूना मुस्कुराई। तो मैं जा रही हूं, क्या हम सुश्री नंदिनी की सिक्योरिटी जारी रखेंगे? हां, समझ गई। जैसे ही यूना चली गई, उसका चेहरा फिर से ठंडा और दूर हो गया। हर्षित ने गहरी सांस ली। जब वह अभी भी उदास था, तभी उसका फोन बजा। यह हेमलता का फोन था। 5 बजे झील के किनारे वाले रेस्तरां में मुझसे मिलो। ठीक है, हर्षित ने जवाब दिया। हेमलता ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। हर्षित अपने पैरों के पंजों के बल पर 33वीं मंजिल से नीचे एक सुनसान घर की बालकनी पर कूद गया। फिर वह शांति से चला गया। अगर किसी ने भी यह सीन देखा होता तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। आखिरकार यह 33वीं मंजिल से 100 मीटर से भी ज्यादा नीचे था। जब वह 5 बजे से 10 मिनट पहले झील के किनारे वाले रेस्तरां में पहुंचा तो यूना ने उसे मैसेज किया कि उसने उसके निर्देशानुसार काम पूरा कर दिया है। हर्षित रेस्तरां के गेट के सामने खड़ा था और उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। उसके मन में बहुत सारी फीलिंग्स चल रही थीं। एक तरफ उसे अनिच्छा महसूस हो रही थी और दूसरी तरफ राहत भी। अचानक उसने अपने पीछे एक ठंडी आवाज सुनी। अरे अरे, तुम तो बहुत टाइम के पाबंद हो। पीछे मुड़कर उसने देखा कि वह हेमलता थी। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर